एंगेज किस एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हम एक बच्ची को देख पाते हैं जो कि किसी से डरकर भाग रही होती है और अपने मॉम डैड और भैया को ढूंढ रही होती है। लेकिन तभी अचानक से एक तलवार आकर उस बच्ची के पेट में घुस जाता है और इसकी वजह से उसके शरीर के अंदर कुछ कर्ज जैसा कुछ आने लग जाता है। और तभी हम शू को देख पाते हैं जो कि ये सब कुछ अपने सपने में देख रहा होता है और फिर वो उठकर बोलता है, मैं अभी भी अपने मॉम डैड और अपने बहन टाना को काफी ज्यादा याद करता हूँ। जिसके बाद वो अपने फैमिली पिक्चर को देख रहा होता है जिसमें किसारा ने भी अपनी फोटो टेप से वहाँ पर लगाए रखी होती है। शू उसको रगड़ता है और बोलता है ये फोटो तो बाहर ही नहीं निकल रही। और यही पर ये सीन कट होता है और अगले सीन में हम एक आदमी को देख पाते हैं जो कि किसी चीज को लेकर भाग रहा होता है और उसके पीछे पुलिस वाले भी पड़े होते हैं जो कि गन लेकर उसको पीछा कर रहे होते हैं। फिर उन पुलिस वालों को एक ऑर्डर आता है कि हेडक्वार्टर से ऑर्डर आए हैं कि उस कोड को तुम कैसे भी करके वापस लाओगे। इसके बाद ही वो पुलिस वाले उस आदमी के ऊपर शूट कर देता है जिसके वजह से वो आदमी नीचे गिर जाता है। जिसके बाद उस आदमी के फोन में एक कॉल आता है और उस कॉल में बोला जाता है, हमने तुमसे पहले ही कहा था कि इस मिशन को कोई आदमी या इंसान नहीं कर सकता। और तभी उस फोन के अंदर जो आदमी था वो बोलता है, हमने तुम्हारे सोल के बजट पे 3 प्लान्स बनाए हैं, बी क्लास, सी क्लास और डी क्लास। दूसरी तरफ वो 2 पुलिस वाले भी उस आदमी को घेर लेते हैं। तभी वो आदमी बहुत ही जोर से चिल्लाकर बोलता है, मुझे सबसे पावरफुल वाला चाहिए। फिर वो फोन चमकना शुरू कर देता है और यही पर ये सीन कट होकर हमें अगले सीन में किसारा और शू को दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों खाना खा रहे होते हैं और किसारा अपने फोन में चेक कर बोलती है, मुझे लगता है हमारे पूरे शहर में करंट जा चुका है। जो सुनकर शू बोलता है, सारा शहर क्या हमारे जैसा गरीब हो गया? किसारा बोलती है कि ट्रेन भी बंद पड़ी हुई है, क्या मैं कल स्कूल भी जा पाऊंगी? और तभी शू के दरवाजे पर एक लेटर आता है और फिर शू उस लेटर को पढ़ता है। जिसके बाद वो किसारा से बोलता है, मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारे पास और कोई टाइम होगा स्कूल जाने के लिए। दिन अगले दिन में हम कुछ लोग को देख पाते हैं जो कि एक वर्कर के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन से पता लगा लिया है कि वो जो वर्कर था वो 3 साल पहले ही मर चुका था। फिर वहाँ पर एक लड़की बोलती है कि लगता है वो कोई और कंट्री से एक स्पाई था। वही दूसरी लड़की बोलती है, लगता है वो कोई रिफाइंड टेक्नोलॉजी के पीछे था। जो सुनकर पहली वाली लड़की बोलती है, हाँ ऐसा ही लगता है। ये सब सुनकर वहाँ पर जो मेयर बैठा हुआ होता है वो बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? जवाब में एक लड़की बोलती है कि फादर, आपको पता ही है कि विलियन सिटी माइनिंग और गोनियम रिसर्च के लिए बनी है जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन की एनर्जी सोर्स है। ये सब सुनकर मेयर बोलता है कि हाँ मुझे याद आया, कल मैंने जो स्पीच बोला था उनमें से ये सब लिखा हुआ था। जिसके बाद मेयर की बेटी आगे बोलती है, स्टेट ऑफ द आर्ट ऑर्गोनियम रिलेटेड टेक्नोलॉजी ने इस सिटी को बनाया है और ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सीक्रेट भी है। दूसरी लड़की बोलती है कि इस टेक्नोलॉजी के पीछे और भी सारे कंट्रीज इतना ज्यादा पागल है कि पिछले 5 सालों में यहाँ पर 30 स्पाई आ चुके हैं और उनमें से एक स्पाई ने कुछ गड़बड़ कर दी और डीमन हैजर्ड बना दिया। और वो चीफ से बोलती है, तो हम इसको कैसे संभालने वाले हैं? जिसमें वो बोलती है कि अगर ये डीमन हैजर्ड की बात आती है तो हम मीडिया से ये छुपा नहीं सकते। फिर वो लड़की चीफ से बोलती है, तो डायरेक्टर ने तुम्हें ये बोलने के लिए कहा है ना हमें? फिर वहाँ पर जो दूसरी लड़की बैठी हुई होती है वो बोलती है, जब तक ना हम इसे मोबिलाइज करते हैं तब तक ये स्टार्ट नहीं होने वाला। फिर वो बोलती है कि लिनफा। जिसके बाद लिनफा बोलती है, मैं तुम्हें दिखाऊंगी जो कवर अप मैंने तैयार किया है। तो सुनकर मेयर बोलता है, तो मैं क्या करूँ? लिनफा बोलती है, आपके बिना कोई भी डिपार्टमेंट हमें मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। उसके बाद वो डायरेक्टर मेयर को एक लेटर देता है जहाँ पर मेयर को साइन करना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम आयानो और शू को देख पाते हैं जो कि एक पार्क में बैठे हुए होते हैं। वहीं पर आयानो बोलती है, तो तुमने मुझे फोन करके यहाँ पर क्यों बुलाया है? शू बोलता है, जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी है। और वो ये भी बोलता है कि ओल्ड टाउन में इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है। आयानो बोलती है कि बेकार के बातें बंद करो और जिस काम के लिए तुम आए हो वो काम जल्दी से शुरू करो। मैं काम छोड़कर यहाँ पर आई हूँ तुम्हारे बकवास सुनने के लिए नहीं। शू बोलता है, ये थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन क्या तुम ऐसे कपड़ों में काम करती हो? आयानो बोलती है कि मुझे जल्दी आना था इसलिए मैंने ये आउटफिट पहन लिया। और वो बोलती है कि ये बेकार के बातें बंद करो और जिसके लिए तुमने मुझे बुलाया वो जल्दी से शुरू करो। जिसके बाद शू आयानो को एक फोटो दिखाता है और वो बोलता है, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है और ये धीरे धीरे चलता है, मैं और किसारा इसको बहुत ही आराम से संभाल लेंगे। आयानो बोलती है कि क्या तुम एक कैटरपिलर जिससे दिखने वाले मॉन्स्टर को मारने वाले हो? वहीं पर शू आयानो को ये भी बोल रहा होता है, मुझ पर बिलीव करो, मैं कभी भी तुम्हारा एक्सपेक्टेशन को बीट्रे नहीं करूंगा। जो सुनकर आयानो बोल रही होती है, जब हम डेट पर जाने वाले थे तो तुम पहले से ही एक डेटिंग पार्टी में चले गए थे और ये तुमने मुझे नहीं बताया। तुम मेरे बर्थडे पर घर पर भी नहीं आए और मेरे से ना पूछकर तुमने कंपनी भी छोड़ दी और तुमने एक डीमन लड़की को अपने पार्टनर भी बना दिया है। और ये सब सुनकर तो शू बहुत ज्यादा शॉक्ड होकर बोलता है, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा बीट्रे किया है। वहीं पर झरने के नीचे किसारा ये सब कुछ चुपके से सुन रही होती है। अगले सीन में हम शू को और बाकी सारे हंटर को एक ऑक्शन में देख पाते हैं जहाँ के चीफ उस कैटरपिलर जैसे मॉन्स्टर के लिए 2 लाख बोली लगाते हैं। ये सुनकर कुछ हंटर्स बोलने लगते हैं, अरे ये तो बी रैंक का मॉन्स्टर है, इसके लिए कम से कम 5 लाख का येन
लेकिन तो गोली लगना ही चाहिए। अब अगले सीन में हम माइल और एक पुलिस वाले को देख पाते हैं, जहाँ पर दूसरा पुलिस वाला शू और किसारा के प्रोफाइल को चेक कर रहा होता है और वो लोग इन दोनों के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। अब अगले सीन में हम बहुत सारे फोर्सेस को देख पाते हैं जो कि आ चुके होते हैं उस कैटरपिलर को मारने के लिए, जिसके बाद ड्रोन की मदद से उस मॉन्स्टर के ऊपर कुछ मिसाइलें फेंका जाता है, जिससे कि वो कैटरपिलर जैसा मॉन्स्टर जम जाता है। फिर उसके ऊपर कुछ हुक जैसे नुकीले चीजें फेंकता है। दूसरी तरफ हेडक्वार्टर्स के अंदर कुछ लोग बोलने लगते हैं, पहले हम इस मॉन्स्टर को थोड़ा सा हिलाएंगे, उसके बाद हम इसके अंदर से कोर को निकाल लेंगे। वही दूसरी तरफ माइल उस पुलिस वाले को बोल रहा होता है, शू उस डीमन गर्ल को 2 साल पहले अपने साथ लाया था और उसने गवर्नमेंट में अप्लाई भी किया था डीमन एक्सटर्मिनेशन के मिशन के लिए। ये सब सुनकर वो दूसरा पुलिस ऑफिसर बोलता है, लगता है उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा आसान रहा होगा। माइल्स बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं था, गवर्नमेंट ने बोला था कि उसे पहला A क्लास डीमन हैजर्ड बनाएंगे। दूसरी तरफ हम उसी फाइट सीन को देख पाते हैं जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उस कैटरपिलर से एक बहुत ही बड़ा जायंट मॉन्स्टर बटरफ्लाई निकलता है और वो सीधा जाकर उन ड्रोन्स पर हमला करने लग जाती है। वही हेडक्वार्टर के अंदर आयनो की मॉम बोल रही होती है, आखिरकार वो तो एक कैटरपिलर ही था जिसकी वजह से वो शांत बैठा हुआ था ताकि उसको हैच करने का टाइम मिल सके और वो अपना असली रूप दिखा सके। फिर आयनो की मॉम अपने साइड में खड़ी हुई आदमी से बोलती है, क्या हमारे पास और कोई स्पेशल यूनिट है? जिसमें वो आदमी बोलता है, पहले ही हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा एक कर्जा है और एक दूसरा स्पेशल यूनिट अफोर्ड करने के हमारे पास पैसे भी नहीं है। तभी आयनो की मॉम के फोन में एक कॉल आता है और आयनो की मॉम आयनो को बोलती है, तुम बस उस मॉन्स्टर को 5 मिनट के लिए रोके रखो। वही दूसरी तरफ हम शू को देख पाते हैं जो कि एक बिल्डिंग से उस मॉन्स्टर की तरफ ही देख रहा होता है और आयनो की मॉम से बात कर रहा होता है और वो बोलता है, लगता है तुम थोड़ा परेशानी में लग रहे हो। जिसमें आयनो की मॉम बोलती है, मैं अभी फोन को काटने वाली हूँ। जो सुनकर शू बोलता है, तुम बस 1 मिनट रुक जाओ। वही दूसरी तरफ हम उस बटरफ्लाई मॉन्स्टर को देख पाते हैं जो कि गाड़ियों का पीछा कर रहा होता है। वही गाड़ी के ऊपर से आयनो और दूसरी पुलिस ऑफिसर्स उस मॉन्स्टर के ऊपर लगातार शूट कर रहे होते हैं, लेकिन इस शूट से उस मॉन्स्टर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इसके बाद हम फिर से शू को देख पाते हैं जहाँ पर अब किसारा भी होती है। शू बोलता है, लगता है ये मॉन्स्टर कुछ ज्यादा ही पावरफुल लग रहा है। जिसमें किसारा बोलती है, हमें भी अपना पूरे स्ट्रेंथ को यूज करना पड़ेगा। जिसके बाद किसारा बोलती है, तो अब हम करने वाले हैं। शू बोलता है, मैंने 3 सालों से नहीं किया है। फिर वो बोलता है, शायद से 1 नहीं 3 महीने। और शू ये भी बोलता है, क्या पता मुझे अभी से याद ना रहे। किसारा बोलती है, वो सब कुछ तब शुरू हुआ था ना जब तुमने उसके साथ रहना शुरू किया था। शू बोलता है, अब से मैं और चिंता नहीं करता और मैंने डिसाइड भी कर लिया, मैं और किसी को नहीं खोना चाहता और मैंने अपने ऑब्जेक्टिव को भी ढूंढ लिया है। किसारा बोलती है, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है? जिसमें शू बोलता है, पहले तो आयनो को इस सिचुएशन से बचाना, सारे डीमंस को मारना और अपने फैमिली को फिर से वापस लाना। जिसके बाद किसारा थोड़ा सा इमोशनल होकर शू से बोलती है, आज सुबह क्या तुमने नोटिस किया कि आयनो ने जो आज सुबह ड्रेस पहना था, वो ड्रेस उसने तुम्हारे साथ डेट के वक्त पहली बार पहना था, लेकिन ये तुम्हें याद नहीं होगा क्योंकि उस मेमोरी को। और ये बोलते हुए वो रुक जाती है। ठीक तभी शू किसारा को किस कर देता है और वो बोलता है, तुम मेरे सारी मेमोरी को शक कर सकते हो ना और उसे अपने पावर के तौर पर चेंज कर सकते हो। इसके बाद शू किसारा को फिर से किस करने लग जाता है और इस बार एक किस बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे किसारा भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन ले लेती है। और ठीक अगले सीन में हम आयना को देख पाते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा बुरी होती है और वो नीचे गिरी होती है और तभी उसके ऊपर से बहुत सारे पत्थर उसके ऊपर गिरने वाले ही होते हैं। ठीक सही समय पर वहाँ पर किसारा आकर सारे पत्थर को तोड़कर आयनो को बहुत ही आसानी से बचा लेती है। फिर वो सीधा उड़कर उस बटरफ्लाई पर हमला करने चली जाती है, जिसके बाद वो सीधा उस बटरफ्लाई के कोर पर हमला करती है। लेकिन ये बटरफ्लाई भी बहुत ही ज्यादा चालू था, वो उस हमले को डॉच कर किसारा के ऊपर हमला करने लग जाता है। लेकिन फाइनली किसारा जैसे तैसे करके उस बटरफ्लाई के कोर पर एक डैमेज तो दे ही देती है। दूसरी तरफ हम शू को देख पाते हैं जिसके हाथ में लिखा होता है कि किसारा पर एम करो और वो बोलता है, मुझे सब कुछ याद है। फिर वो अपने साइड में रखा हुआ बंदूक को हाथ में ले लेता है और अपने मुंह के अंदर से एक लंबी सी गोली को निकालता है। जिसके बाद वो बंदूक को सेट करके उस बटरफ्लाई पर एम करने लग जाता है। फिर वो अपने पूरी पावर की मदद से उस बटरफ्लाई पर शूट कर देता है। जिसके बाद वो अपने मुंह से फिर से एक गोली निकालता है और फिर से उस बटरफ्लाई के ऊपर पूरी ताकत से शूट कर देता है और इस बार एक गोली सीधा जाकर उस बटरफ्लाई के कोर पर जाकर लगता है, जिसकी वजह से उसका कोर पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है और वो मॉन्स्टर भी उसी वक्त वहाँ पर ही मर जाता है। वही दूसरी तरफ हम शू को देख पाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा थका हुआ होता है और वो बोलता है, 2 गोली फायर करने के बाद मेरी लगता है सारी
एनर्जी जा चुकी है। दूसरी तरफ हम माइल और वही पुलिस वाले को देख पाते हैं जो कि दूर खड़े होकर सारे फाइट को देख रहे होते हैं। और माइल्स उस पुलिस वाले को बोलता है अंत में उनको शू की मदद लेना ही पड़ा। अब अगले सीन में हम फिर से किसारा को देख पाते हैं जो कि उसी मॉन्स्टर से कुछ ले रही होती है। तभी उसके पीछे आयनो आकर बोलती है क्या मुझे तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत है, जिसमें किसारा बोलती है और तुम खुद ही डिसाइड कर सकते हो। और फिर किसारा शू के मेमोरीज से आयनो की जो मेमोरीज लिया था वो सब कुछ याद करने लग जाती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा उदास भी हो जाती है। और ये मेमोरीज तब की थी जब शू और आयनो एक दूसरे को डेट कर रहे थे। फिर किसारा आयनो से बोलती है लगता है मुझे तुमसे माफी मांगना चाहिए। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। तो गाइस नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। तो नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्दी आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।